नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग होनी है। 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। राजनांदगांव जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, वीआईपी सीट ये कही जा रही है, तो महासमुंद भी इससे कम नहीं, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री यहां से चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। कांकेर भी महत्वपूर्ण सीट है और यहां मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं समेत कुल 41 प्रत्याशी मैदान में है तीनों सीटों पर। इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 52,84,938 मतदाता करने वाले हैं। वेबकास्टिंग से मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और वर्तमान के सांसद जिनको रिपीट किया गया संतोष पांडे आमने सामने हैं। महासमुंद की बात करें तो बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी के सामने कांग्रेस की तरफ से ताम्रध्वज साहू कड़ी टक्कर दे रहे और कांग्रेस से बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोजराज नाग, जबकि कांग्रेस की तरफ से वीरेश ठाकुर जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था उनको फिर से मैदान में उतारा गया है और इनके बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं दूसरे चरण के लिए। तस्वीरें महासमुंद, कोंडागांव, कांकेर, कवर्धा की आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र में कल जो है मतदान रहेगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुरूप। द्वितीय चरण में जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है उनकी संख्या है 6,567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। 26 अप्रैल के मतदान को शांतिपूर्वक कराने के लिए जो है सुरक्षा बल को काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में कांकेर जिले में 16 अप्रैल को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए हैं। उसके बाद से मतदान को लेकर जो है सुरक्षा बल जो है काफ़ी तैनाती कर रही है। जंगलों में खूब सर्चिंग किया जा रहा है और कल के मतदान के लिए जो है बीएसएफ और सीएएफ जैसे फोर्स के अतिरिक्त बल को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो कैंप है वहाँ पर जो है फोर्स के जो जवान हैं वो रुके हुए हैं और यहाँ पर बैरिकेटिंग्स किए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2 जवान उधर से चलकर आ रहे हैं और मतदान को शांतिपूर्वक कराने के लिए जो है जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको चुनौती भी है और उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कल मतदान शांतिपूर्वक हो और मतदान दल जो है शांति से मतदान कराकर वापस लौट सके। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। तो कल दूसरे चरण के चुनाव में कवर्धा में भी वोटिंग होनी है और इसके लिए मतदान दलों को पहुंचाया जाना शुरू हो चुका है, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। इस कड़ी में कवर्धा के भाकुर गांव में पहुंचे मतदान कर्मियों का बैगा आदिवासियों ने परंपरागत नृत्य से स्वागत किया। और आइए हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, तो उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है, लोगों में कितना उत्साह है। कांकेर से खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, कल वोटिंग है और उसके पहले का समय जो होता है वो सबकी धड़कनें बढ़ाने वाला होता है। क्या माहौल है कांकेर? जी बिल्कुल, कल जो है लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया होगी और जो कांकेर लोकसभा के 17 लाख मतदाता हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो जिस प्रकार से चुनाव प्रचार चला है, दोनों ही जो राजनीतिक प्रमुख दल हैं भाजपा और कांग्रेस का जो प्रचार है वो गांव-गांव और घर-घर तक दस्तक
देकर उन्होंने वोट की अपील की है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतदान ऐसी चीज है कि मतदान के बाद और जब मतगणना होती है तब तक जो है राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो या प्रत्याशी हो, उनकी धड़कनें तेज रहती है, क्योंकि ईवीएम मशीन में जो है फैसला जो है कैद रहता है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से कांकेर में प्रचार प्रसार देखा गया है, उससे दोनों ही पक्ष जो है मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि वीरेश ठाकुर भी पिछले चुनाव में 6000 मतों से चुनाव हार गए थे। उसके बाद से जो है लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने इस बार के चुनाव के लिए काफी तैयारियां की थी, तो भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, शेख इमरान के पास चलते हैं, गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख, यहाँ के क्या समीकरण है, कितना वोटिंग परसेंटेज पिछली बार रहा है, और जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की होंगी ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ पाए, लेकिन मौसम जो है, गर्मी जो है, वो भी लोगों को परेशान कर सकती है। क्या तैयारियां हैं? इमरान, आपको आवाज मिल पा रही है? इमरान के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। लेकिन राकेश राजनांदगांव से, राकेश, हाई प्रोफाइल सीट है और बीजेपी ने पिछली बार के जो सांसद हैं, जो कैंडिडेट भी थे पिछली बार के, फिर से रिपीट कर दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा उम्मीदवार यहां पर उतारा गया है, तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी सीट की है। कितनी तैयारियां हैं? निश्चित ही कह सकते हैं कि राजनांदगांव लोकसभा जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ चुनावी मैदान पर हैं। वहीं वर्तमान सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है और चुनावी मैदान पर उतारा है। और राजनांदगांव लोकसभा सीट में जो तैयारी है वो लगभग प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। जो मतदान दल है वो मतदान केंद्रों तक मतदान सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चौक चौबंद है। और सबसे अहम चीज बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, राजनांदगांव लोकसभा सीट में 2330 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसमें से लगभग 330 जो मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील और संवेदनशील हैं नक्सली दृष्टिकोण से, जिसके लिए प्रशासन और जो हमारी जो फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मतदान दलों को यहाँ तो सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि नक्सली कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं मतदान जो कराना चुनौती तो रहता है, तैयारियां पूरी रहती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और डिप्टी सीएम अरुण साहब की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पर वो हमला बोल रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। सैम पित्रोदा और राहुल गांधी के बयान का वो जिक्र करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर आ गई है, और कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी का वो भी जिक्र कर रहे हैं। चंदन यादव ने बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप लगाए और मंशा पर सवाल खड़े किए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है, लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने वाली है। तो 400 पार का क्या मतलब होता है, उसके कई बड़े नेताओं ने खुले मंच पे खुले मन से कहा कि वो क्या करना चाहते थे। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं, संविधान के साथ संविधान को बदलना चाहते हैं। इधर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस उनके बयान का बचाव कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि बीजेपी ने विरासत टैक्स की वकालत की। जयंत सिन्हा का बयान देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि देश में भय और सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, उनके पास रात को शायरी लिखने का वक्त है, लेकिन हेट स्पीच पर कार्रवाई करने का समय नहीं है। जब इनकी सरकार थी कोalition की बंद, तब तो इन्होंने
उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स बंद नहीं किया। 2014 में जयंत सिन्हा का ये ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है 18 मिनट का, बहुत इजीली सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप लोगों को मैं उसका कॉपी भी भेज दूंगी। उन्होंने ये बाकायदा कहा कि हमारी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आना चाहती है और वो बहुत अच्छा है देश के लिए। और जयंत सिन्हा को उसके बाद क्या किया गया, जब 2014 में सरकार बनी उनको MOS फाइनेंस बनाया गया और बाकी जितनी भी कमिटीज बनी फाइनेंस को लेके उनका चेयरमैन उन्होंने बनाया गया। जब 2017 में अरुण जेटली जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्हीं के शब्द है कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू होना चाहिए और इनहेरिटेंस टैक्स कितना अच्छा है देश के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इसको लागू करेंगे या अच्छा। इधर रायपुर में बीजेपी के लोकसभा चुनाव संयोजक शिवरतन शर्मा ने चंदन यादव के बयान पर पलटवार किया और कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने वाले हमें संविधान की बात न सिखाएं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में पराजित करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आम सभा करने गए थे। ये लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं कांग्रेसी। देश में आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया था और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में एक व्यक्ति थाने में खड़े होकर बोलता है कि धर्मांतरण करना हमारा मूलभूत अधिकार है और जरूरत पड़े इसके लिए तो हम संविधान को जलाना पड़े तो संविधान को जला देंगे, और उस पर कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इधर लोकसभा चुनाव के रण के बीच बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और लिखा कि कांग्रेस लोगों से संसाधन छीनना चाहती है। कांग्रेस की मंशा अल्पसंख्यकों को संसाधन देने की है। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स को लेकर बयान पर भी निशाना साधा। और एक तरफ छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, जुबानी जंग चल रही है, एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनों से ही झटके खा रही है। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रामविलास साहू पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पर इस्तीफा देते हुए क्या लिख रहे हैं, हिंदू विरोधी फैसले कांग्रेस ले रही है, पदाधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है, मूल उद्देश्यों से भटक रही है पार्टी। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हुए थे। साय सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से साय बिजली की कटौती हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 महीने में बीजेपी से प्रदेश की सरकार संभल नहीं पाई है, रिमोट से चल रही है दिल्ली के प्रदेश की सरकार। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम 29 तारीख को बिलासपुर लोकसभा में बन रही है, तो उसकी तैयारियों को देखने आज हम लोग सभी हमारे जिला कांग्रेस के पूरी टीम के साथ हम लोग आए हैं। ग्राउंड का निरीक्षण भी कर रहे हैं और आज इन पूरी टीमों के साथ बैठकर फिर 29 तारीख के कार्यक्रमों के लिए फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई के एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया है। इसे गृह विभाग ने अधिसूचना इसको लेकर जारी की है। राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के आदेश को शिथिल करते हुए आदेश जारी किया। बीजेपी ने सरकार बनने के बाद सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच का वादा किया था। बैन हटने के बाद बिरनपुर में जो हत्याकांड हुआ था, इसके अलावा सीजीपीएससी मामले की जांच शुरू हो पाएगी। और महादेव सट्टा केस की बात कर लेते हैं। इसमें अपडेट आपको बता दें, इस मामले में जेल में बंद 3 आरोपियों की रिमांड 5 दिन के लिए ईओडब्ल्यू को मिल गई है। चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और सुनील दम्मानी की रिमांड मिल गई है। अब तीनों आरोपियों से जांच एजेंसी 5 दिन तक पूछताछ करेगी और केस से संबंधित राज उगलवाने की कोशिश करेगी। और दूसरे केस की भी बात कर लेते हैं। महादेव सट्टा ऐप के बाद अब बात कर लेते हैं शराब घोटाले की,
जिसको लेकर सियासत तो गर्म रहती है। दूसरे बड़े केस शराब घोटाले में गिरफ्तार एपी त्रिपाठी को विशेष कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा है। अब 9 मई तक एपी त्रिपाठी जेल में ही रहेंगे। इसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। वहीं कुछ और खबरों की बात करें तो सूरजपुर में एक नाबालिग बच्ची से गैंग रेप की घटना अंजाम दे दी गई। आरोपियों ने दोस्त के साथ शादी समारोह से लौट रही नाबालिग को शिकार बनाया और जंगल में ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर की बात करें तो यहां पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये इंजेक्शन झारखंड से लाए गए थे और इन्हें छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। पस्ता क्षेत्र से पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा है। जांजगीर चांपा में प्रतिमा के साथ छेड़छाड़। कटौद गांव के तालाब स्थित मूर्ति से छेड़छाड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद उपद्रवियों की तस्वीर। हथियार और डंडा लेकर घूमते दिखे उपद्रवी। प्रतिमा से छेड़छाड़ पर हिंदू संगठन नाराज। नवागढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच